हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में लगातार भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की जो तीनों श्रेणियाँ थी, बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय का अध्ययन किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग जो भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक हिमालय के संदर्भ में हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं और इस तरीके से आज की वीडियो में एक पूरा अध्ययन हिमालय के संदर्भ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। अगर हम लोग देखें तो एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम क्या था, सिडनी बुरार्ड। ठीक है। और ये जो थे, इन्होंने क्या किया कि जो ये संपूर्ण हिमालय है इसका विभाजन नदियों के आधार पर किया। और नदियों के आधार पर अपने विभाजन में इन्होंने पूरे हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। ठीक है। ये देखो मैप लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पर देख के इस विभाजन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने आधार बनाया किसको? सिंधु नदी को। ठीक है। फिर बनाया किसको? सतलज, काली, इधर पे आपका आ गया कौन सा? तिस्ता, और फिर ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के आधार पर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का 4 भागों में विभाजन किया। तो जो उन्होंने इस विभाजन की सबसे पश्चिमी सीमा को माना, वो माना किसको? सिंधु नदी को। और अगर हम सबसे पूर्वी सीमा को देखें तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी को माना। ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने बोला कि जो ये सिंधु नदी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सतलज नदी यहाँ पर, यहाँ तक। तो इनके जो बीच का क्षेत्र है वो इन्होंने कहा कि ये कश्मीर हिमालय होगा या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है। उसके बाद जो ये सतलुज नदी थी और यहाँ पर कौन सी नदी थी? काली। ठीक है। तो इसके बाद जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र इन्होंने बोला, उसे बताया क्या? कुमाऊं हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय। ठीक है। उसके बाद जो ये काली नदी थी और जो यहाँ पर तीस्ता नदी थी सिक्किम में, उनके बीच का जो क्षेत्र इन्होंने बोला वो क्या बताया इन्होंने? नेपाल हिमालय। ठीक है। और उसके बाद जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र था ये वाला, इसको इन्होंने बोला क्या? असम हिमालय। तो इस तरीके से इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। यानी कि सिंधु से सतलुज के बीच का जो क्षेत्र वो पंजाब हिमालय, सतलुज से काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय, और काली नदी एवं तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र था उसे नेपाल हिमालय कहा, और जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र था इसे उन्होंने असम हिमालय की संज्ञा दी। ये तो हो गया विभाजन। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो कैसे बन सकता है। एक तो इनका नाम आपको याद रखना है, सिडनी बुरार्ड। ठीक है। क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि किसने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया है। तो आपको इनका नाम बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि किन किन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय विभाजित किया गया है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किन नदियों के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय स्थित है, या फिर किन नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है, या फिर किन नदियों के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है, या फिर किन नदियों के बीच में असम हिमालय की अवस्थिति है। ये तो बात हो गई इनके विभाजन की। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो इस विभाजन के अंतर्गत आती हैं। तो आप ऑलरेडी इन चोटियों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जो ये नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है उसके संदर्भ में भी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सी चोटी कश्मीर हिमालय में आएगी, कौन सी चोटी कुमाऊं हिमालय में आएगी, कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में आएगी, और कौन सी चोटी आपके असम हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें काराकोरम लद्दाख, ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर पर्वत, ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर आएंगे, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ये सारी आपको श्रेणियां देखने को मिलेगी। बाद बाकी अगर हम लोग और यहाँ पर देखें स्थल, तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्या, वैष्णो देवी के संदर्भ में, अमरनाथ की गुफा और चरार ए शरीफ। बाद बाकी लद्दाख में एक शीत मरुस्थल भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी इस कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत देखें, तो यहाँ पर नंदा देवी कहाँ पर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कहाँ पर, उत्तराखंड में। या फिर त्रिशूल की हम लोग बात करें, त्रिशूल चोटी की, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, बंदरपूंछ चोटियाँ, दूनद्वार एवं फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में है, और ये कहाँ पर आएंगे, कुमाऊं हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय में, ठीक है। और एक चीज़ आपको और यहाँ से याद रखनी है कि जो ये त्रिशूल चोटी है, इसकी किसी परीक्षा में ऊंचाई पूछ ली गई है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कितनी ऊंचाई है, 7120 मीटर। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नेपाल हिमालय को देखें, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है, तो यहाँ पर हम देखें तो धौलागिरी, ठीक है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, तो ये सारी चीज़ें इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएगी। उसके बाद अगर हम लोग असम हिमालय की बात करें, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चोटी है जो नामचा बरवा, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी है, वो इस असम हिमालय के अंतर्गत आएगी। तो ये था नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, और कौन कौन सी चोटियाँ या फिर स्थल इन विभाजन के आधार पर कहाँ पर स्थित हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के संदर्भ में भी क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछे जाते रहे हैं, और पिछली वीडियोज़ में भी कुछ पहाड़ियों के नाम मैंने आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर में स्थित हैं और जिनके संदर्भ में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देखें, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये डफला, मिरी, आबोर, मिसमी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा वहाँ पर टिक किया है मैप में, आप लोग देखिए, तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर एक पहाड़ी और पाई जाती है जिसको आप पटकोई बूम के नाम से जानते हैं, कौन सी, पटकोई बूम, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये, ठीक है, पटकोई बूम जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो कौन सी स्थित है, पटकोई बूम। अच्छा, एक चीज़ आपको और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, डफला, मिरी, आबोर, मिसमी, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय पर स्थित हैं, और ये यहाँ की पहाड़ियों और जनजातियों के एक ही नाम है, यानी कि ये पहाड़ियों के नाम भी हैं और इन्हीं नाम से यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई अरुणाचल प्रदेश की। अब हम लोग पश्चिम बंगाल में देखें, तो ये टाइगर हिल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, टाइगर हिल। उसके बाद अगर हम लोग मणिपुर में देखें, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कौन कौन सी, मणिपुर, ये तो आपको याद ही रहेगा, मणिपुर पहाड़ी हो जाएगा। फिर एक पहाड़ी और है यहाँ पर, लेमाटोल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे तो आपको नगा पहाड़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है, और मिजोरम में देखेंगे तो मिजो पहाड़ी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। खैर, इनके तो नाम राज्यों पर ही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद हो ही जाएगा। बस आपको इसके संदर्भ में याद रखना है, कौन सा, लेमाटोल, ये नाम थोड़ा सा अजीब है, और जो लेमाटोल पहाड़ी है वो मणिपुर में स्थित है।
उसके बाद असम में भी दो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मिकिर और रेंगमा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मिकिर और रेंगमा। और मेघालय में देखें तो गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, ये मेघालय है और यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी स्थित है। अब देखो यहाँ से एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो पहाड़ी हैं, मिकिर और रेंगमा और गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है, ये हिमालय का भाग नहीं है। मैंने इसको यहाँ पर समाहित कर लिया है ताकि छूटे ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, मिकिर रेंगमा और मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ, ये हिमालय का भाग ना होकर ये किसका भाग है? शिलोंग पठार का। किसका भाग है? शिलोंग पठार का। और शिलोंग पठार हम लोग देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, मिकिर रेंगमा असम की और मेघालय की जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये हिमालय का भाग ना होकर शिलोंग पठार का हिस्सा है। ठीक है, और शिलोंग पठार को हम लोग डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे? जब हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, तो अब यहाँ से और तो कोई पहाड़ी रह नहीं गई, बाद बाकी टाइगर हिल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और लेमाटोल आपकी हो गई मणिपुर में। डफलामिरी, आबोर मिसमी और पटकोई बूम आपकी जो पहाड़ी हो गई वो कहाँ पर हो गई? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गई पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। अब देखो हिमालय पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। खैर इन सबके विषय में हम लोगों ने चर्चा उस समय भी की थी जब हम लोग हिमालय की विभिन्न श्रेणियों की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक समाहित रूप में इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें काराकोरम, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय पर श्रेणी थी ये काराकोरम, जहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा और चोमोलुंगमा। ये कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और इनमें अगर हम लोग देखें सबसे बड़ा ग्लेशियर, मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले ही बताया था, तो ये सियाचिन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जेमू ग्लेशियर की, तो ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ। और यहीं पर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी थी कंचनजंगा, मतलब कि पूर्ण रूप से जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी थी कंचनजंगा, ये उसी पर स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग उत्तराखंड में देखें तो गंगोत्री, मिलाम, चोराबाड़ी, ये यहाँ पर होंगे। ठीक है, कौन कौन से? गंगोत्री, मिलाम और चोराबाड़ी कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद कश्मीर में एक हम लोग देख लें तो यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? सोना पानी। ठीक है, तो ये हो गए हिमालय पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। मैप में भी मैंने आपको टिक करके बता दिया है, बाद बाकी अगर आप चाहें तो अपनी नोट्स में मैप बनाकर इन चीज़ों को उसमें समाहित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो इसमें क्या किया गया है कि मैंने हिमालय के साथ साथ और कहीं भी अगर कोई घाटी स्थित है भारत में इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, तो उसको भी समाहित कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ये मरखा, नुब्रा और सुरु घाटी, तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में। कौन सी? मरखा, नुब्रा और सुरु। ठीक है, ये तीन। उसके बाद अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखें तो देखो कौन कौन सी घाटियाँ हैं? किन्नौर, सांगला, कुल्लू, स्पीति, लाहौल, कांगड़ा, चंबा, पार्वती और मालना, ये इतनी सारी घाटियाँ आपको इस हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर ये सारी घाटियाँ स्थित हैं। अब दो फैक्ट यहाँ से और आप समझ लीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो जो कुल्लू है इसे बोलते हैं क्या? देवताओं की घाटी। ठीक है, देवताओं की घाटी किसे बोला जाता है? कुल्लू को। और एक चीज़ यहाँ से और पूछी गई है कि धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है धर्मशाला, वो किस घाटी में स्थित है? तो वो कहाँ पर है? कांगड़ा घाटी में। ठीक है,
धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा घाटी में। और कुल्लू घाटी को क्या बोला जाता है? देवताओं की घाटी। उसके बाद अगर हम लोग देखें दून, फूलों की घाटी, सोर, नेलांग, ये सारे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड है और यहाँ पर ये दून, फूलों की घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग न्योरा घाटी देखें तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर ये आपका पश्चिम बंगाल है और यहीं पर ये न्योरा घाटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग बात करें चुम्बी घाटी या फिर यूथांग घाटी की, तो ये सिक्किम में है यहाँ पर। ठीक है, चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी कहाँ पर हो जाएगी? सिक्किम में। उसके बाद अगर हम लोग जुकू घाटी की बात करें तो जुकू घाटी कहाँ पर है? यहाँ पर नागालैंड में। ठीक है, जुकू घाटी कहाँ पर हो जाएगी? नागालैंड में। उसके बाद अराकू घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश रहा और यहीं पर होगी कौन सी? अराकू घाटी। उसके बाद अगर हम लोग देखें कम्बम घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु है और यहीं पर कौन सी होगी? कम्बम घाटी। इसके बाद शांत घाटी, ये तो सबको ही पता होगी, कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, ये केरल रहा और यहीं पर है शांत घाटी, जिसे आप साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गई भारत की प्रमुख घाटियाँ। अब अगर हम लोग आगे देखें तो दर्रों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है या फिर युग्म के रूप में पूछ लिया जाएगा, और कौन सा युग्म सही है या गलत है ये आपको पहचानना होगा। तो भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो इनके संदर्भ में जो हमेशा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। बाद बाकी जो इनके बारे में और भी डिटेल होती है कि ये दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बहुत पहले इस तरीके के नाम मात्र के क्वेश्चन बनते थे, लेकिन विगत वर्षों में अगर हम देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। बाद बाकी इसको बहुत ज़्यादा मैप में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इस आप टेबल को देख के बस रट लीजिए, क्योंकि मैप में देख के आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन फिर भी मैंने मैप लगा दिया है और आपको एक बार मैं यहाँ पर डिनोट करके भी दिखा दूंगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन सा? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल और बारामूला। ये कहाँ पर स्थित होंगे? ये जो आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग लद्दाख में देखें तो कौन कौन से दर्रे हैं? खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, चोरबतला, थांगला, दीगारला, लानकला, फोटूला और त्यासाकला। तो जिस दर्रे के नाम पर अगर ला लग जाए तो आप समझ जाना कि ये लद्दाख में है। बाद बाकी एक आध दो दर्रे ऐसे हैं जो ला के नाम से और कहीं भी मिलेंगे, लेकिन जो लद्दाख में है वो सारे दर्रे बाद में ला से ही खत्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखें तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग दर्रे देखें कौन कौन से हैं? सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचाला। ठीक है, उसके बाद ये उत्तराखंड है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से दर्रे होंगे। तो ये होंगे माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग और किंगरी बिंगरी। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। खैर पूछे तो सभी गए हैं, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है और ये लोगों को पता भी नहीं होता है। तो किंगरी बिंगरी जो दर्रा है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद अगर हम लोग सिक्किम में देखें यहाँ पर, ठीक है, ये सिक्किम रहा आपका। तो सिक्किम में अगर हम लोग देखें तो 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक है नाथूला और एक है जेलिपला। उसके बाद अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश मैप में रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से दर्रे हैं? बूमडिला, दिफू, पांगसाड और सेला। उसके बाद ये तो जो यहाँ तक थे अरुणाचल प्रदेश तक
ये कहाँ के थे, हिमालय के दर्रे। अब देखो कुछ दर्रे कहाँ पर हैं, आपको यहाँ पश्चिमी घाट पर भी देखने को मिलेंगे। खैर हम लोग पश्चिमी घाट के संदर्भ में प्रायद्वीपीय भारत का जब पठार पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो थाल घाट और भोर घाट दर्रा है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र आपका, ठीक है। उसके बाद केरल में भी दो दर्रे हैं, ये जो केरल है यहाँ पर दो दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, पाल घाट और सैनकोट्टा, ठीक है। यहाँ पर कौन है, थाल घाट और भोर घाट, याद रखना इनके नाम कुछ कन्फ्यूजिंग वाले हैं। थाल घाट और भोर घाट जो दर्रा है वो है महाराष्ट्र में। उसके बाद पाल घाट और सैनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है, ये केरल में। उसके बाद एक दर्रा है मणिपुर में, जो कि कहाँ, कौन सा नाम है, तुजू, ठीक है। तो तुजू दर्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गए भारत के जो सभी प्रमुख दर्रे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा एक चीज़ के संदर्भ में और करेंगे, वो है हिमालय पर हिमरेखा। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिमरेखा क्या होती है। तो जैसे मान के चलिए कोई पर्वत क्या, हिमालय ये है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो जैसे आपने देखा होगा कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फ जमी रहती है, मतलब साल भर वहाँ पर आपको बर्फ का जमाव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक ऊंचाई के बाद यहाँ से हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो जैसे ये बर्फ जमी है, जो इसका बेस होगा, ठीक है, मतलब जिस बेस के ऊपर या फिर जिस एक रेखा के ऊपर किसी पर्वत पर या फिर किसी भी ध्रुवीय क्षेत्र में लगातार बर्फ का जमाव रहता होगा, उसे क्या बोलते हैं, हिमरेखा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, हिमरेखा या फिर स्नो लाइन। क्योंकि अब ये डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है। तो मान के चलिए कोई एक रेखा है, उसके ऊपर क्या होता है कि उस ऊंचाई के बाद वर्ष भर हिम का आवरण रहता है, या फिर हिम का जमाव यहाँ पर पूरे साल रहता है और पूरे वर्ष यहाँ पर बर्फ नहीं पिघलती है, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ें, पर्वतों पर स्थायी हिम यानी कि कभी ना पिघलने वाली हिम की निचली सीमा को, ठीक है, निचली सीमा ये हो गई जो मैंने अभी आपको बताई, को हिम रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा कि हिम रेखा क्या होती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ हिमालय के संदर्भ में बताऊं कि ये जो हिम रेखा है, इसकी जो ऊंचाई है वो हिमालय के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। जैसे मान के चलिए ये हिमालय हो गया आपका, तो कहीं पर क्या होता है कि इस हिमरेखा के बाद ही बर्फ़ जमने लगती है, ठीक है। कुछ में क्या होता है कि हिमरेखा की स्थिति थोड़ा नीचे देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ नीचे ही यहाँ पर बर्फ़ का जमाव होने लगता है। तो ये जो भिन्नता आपको हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में देखने को मिल रही है, इसके अगर हम लोग कारण देखें तो अक्षांशों की, जो हिमरेखा पर अक्षांशों की स्थिति, उच्चावच, वर्षा की मात्रा और आर्द्रता, ये चार कारण हैं जिसकी वजह से हिमालय पर जो हिमरेखा है उसकी ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है। तो क्वेश्चन खैर यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है इस वाले पोर्शन से। और हिमालय पर जो हिमरेखा की ऊंचाई है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर पूर्व हिमालय की बात करें तो यहाँ पर 4400 मीटर के बाद से बर्फ़ का जमाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग कश्मीर हिमालय की बात करें, ठीक है, मैप तो आप लोगों को अब दिमाग में रट गया होगा, इतना ज़्यादा आपने हिमालय के संदर्भ में मैप को देख लिया है, तो मुझे बताना तो ज़रूरी लगता नहीं है कि अब आपको कश्मीर हिमालय कहाँ पर है ये तो पता होना ही चाहिए। तो कश्मीर हिमालय में अगर हम देखें तो 5200 से 5800 मीटर हिमरेखा की ऊंचाई है, और इसके बाद यहाँ पर बर्फ़ का जमाव आपको हमेशा देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगर हम लोग कुमाऊं हिमालय यानी कि उत्तराखंड की तरफ की बात करें
तो ये कितनी है 5100 से 5500 मीटर। वहीं अगर हम काराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय पर स्थित है वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर 5500 मीटर की ऊंचाई पर आपको हिम रेखा देखने को मिलती है। यानी कि 5500 मीटर की ऊंचाई जैसे ही वहाँ पर हो जाएगी इसके बाद आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी जो कि साल भर पिघलती नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा ये डिफरेंस देख रहे हैं, जैसे इनके बीच में तो बहुत कम है, चलिए कश्मीर, कुमाऊँ और काराकोरम, लेकिन उत्तर पूर्व हिमालय में ये काफ़ी कम है। ये बात आपको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं दोनों के संदर्भ में पूछा गया है। तो उत्तर पूर्व हिमालय यानी कि उधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पर 4400 मीटर की ऊंचाई जैसे ही हिमालय पर होगी वहाँ पर लगातार बर्फ़ देखने को मिलती है। लेकिन काराकोरम में आपको लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, तब वहाँ पर आपको जो बर्फ पर बर्फ़ जमी रहती है उसका जमाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखना है। तो ये बात हो गई हिम रेखा की। तो इस तरीके से जो हिमालय का एक संपूर्ण अध्ययन था वो कंप्लीट हुआ, और अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान की। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से उसको बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।